नमस्कार। रिवीजन सीरीज में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे भौतिक विज्ञान के बारे में, यानी कि फिजिक्स के बारे में। तो फिजिक्स से क्या क्या क्वेश्चन एक्सपेक्टेड हैं, देखिए इस वीडियो में मैं जो घटना चक्र है उसको कंप्लीट करा दूंगा, लेकिन ये सभी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस नहीं हैं। और इसके लिए जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है वो हमने आपको बताया कि 1500 एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जी के जीएस के जो हम देने वाले हैं उस सीरीज में वो भी कंप्लीट हो जाएंगे, लेकिन एक बार पढ़ लेना चाहिए जिससे हमें बेसिक पता लग जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले मात्रक की। तो यूनिट क्या होगी? तो किसी भी चीज के मापन के लिए जिसकी आवश्यकता होगी वो क्या कहलाएगी? यूनिट कहलाएगी। और यूनिट कितने प्रकार की? तो मुख्य रूप से दो प्रकार की। एक होती है फंडामेंटल यानी कि मूल मात्रक, और व्युत्पन्न मात्रक यानी कि जो मूल मात्रकों से बनाए जाएं वो होते हैं व्युत्पन्न मात्रक। अब क्वेश्चन जो बनता है वो सीधे सीधे ये आता है कि मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में मूल मात्रकों की संख्या कितनी है? तो आंसर है 7। तो क्वेश्चन नंबर 1 तो ये हो गया कि कितने मूल मात्रक अब हैं? 7। पहले पूछे कितने थे? तो 6। अब इन सातों के आपको क्या याद कर लेना है? सिंबल याद कर लेना है। क्यों? ऐसा ही राशियां उनके मात्रक, जैसे लंबाई का आपको पता है मीटर, और किससे लिखते हैं? स्मॉल एम से। स्मॉल एम से लिखते हैं मीटर। और द्रव्यमान की किलोग्राम, इसको लिखते हैं केजी से। समय सेकेंड स्मॉल एस। विद्युत धारा एम्पियर ए से। ताप केल्विन के से। डिग्री नहीं लगती है, डिग्री केल्विन गलत होता है, केवल के से लिखेंगे। पदार्थ की मात्रा मोल, तो इसको मोल से ही लिखते हैं। और इम्पोर्टेंट है ये ज्योति तीव्रता, ये कैंडेला, इसका एसआई मात्रक है, और सीडी से लिखते हैं। व्युत्पन्न मात्रक हमने बता दिया है कि वह मात्रक जिनको मूल मात्रकों से मिला के बनाया जाए उन्हें कहते हैं व्युत्पन्न मात्रक। अब बात करते हैं व्युत्पन्न मात्रक कुछ इम्पोर्टेंट, ठीक है। जैसे समतल कोण यानी कि प्लेन एंगल। तो प्लेन एंगल मापा जाता है रेडियन व स्टेरेडियन में। तो रेडियन और स्टेरेडियन में प्लेन एंगल। आवृत्ति हर्ट्ज या फिर कंपन यानी कि वाइब्रेशन प्रति सेकेंड इसका मात्रक होता है, या फिर बोल देते हैं हर्ट्ज। बल का आपको पता ही है, न्यूटन और या फिर किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ये रहेगा इसका मात्रक। दाब प्रतिबल, इसका क्या रहेगा? दाब क्या होता है? लंबवत बल अपॉन क्षेत्रफल। तो दाब प्रतिबल इनका मात्रक रहेगा पास्कल या फिर किलोग्राम प्रति मीटर सेकेंड स्क्वायर। कार्य ऊर्जा ऊष्मा इनका जूल ही रहेगा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ये इनके मात्रक रहेंगे, ठीक है। और समतल कोण घन कोण को क्या कहते हैं ये आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इन दोनों को क्या कहते हैं एक साथ। मूल मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक या फिर पूरक मात्रक, इन तीन में से इनको क्या कहा जाता है ये आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसके बाद बात करें शक्ति, रेडियंट फ्लक्स, इनका मात्रक वाट होगा। विद्युत आवेश कूलाम। वोल्टता विद्युत विभवांतर, वोल्ट होगा। विद्युत धारा धारिता फैराडे होगा। विद्युत प्रतिरोध ओम। विद्युत चालकता सीमेंस। और बहुत इंपॉर्टेंट चुंबकीय फ्लक्स, इसका मात्रक वेबर। और चुंबकीय फ्लक्स घनत्व तो टेस्ला। और प्रेरकत्व इसका मात्रक होगा हेनरी। तापमान का डिग्री सेल्सियस और या फिर केल्विन। ज्योति फ्लक्स इंपॉर्टेंट फिर से, इसका होगा ल्यूमेन। और प्रदीप्ति घनत्व इसका होगा लक्स। रेडियो न्यूक्लाइड की सक्रियता बैकुरेल इंपॉर्टेंट है। और अवशोषित विकिरण की मात्रा, इसका मात्रक होगा ग्रे। और विकिरण मात्रा ये होगा सीवर्ट, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उत्प्रेरक सक्रियता, इसका मात्रक होगा कैटल। इतना ही याद रखो जितना हम बता रहे हैं, बाकी अकल लगाने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय प्रणाली का।
तो वर्तमान में जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्य प्रणाली है वो क्या है, SI यानी कि सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स। ठीक है, ये बस याद रखना है कौन सी प्रणाली है, SI सिस्टम इंटरनेशनल दी यूनिट्स। और अगले इसमें ही है अलग पॉइंट, वो ये है कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, ये भी पूछ लेता है क्वेश्चन। तो प्रकाश वर्ष दूरी मापने की इकाई है। या फिर पूछ लेगा एक प्रकाश वर्ष में कितने मीटर या फिर किलोमीटर करके ऑप्शन में आपको कंफ्यूज करेगा। तो 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर या फिर 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। इसके बाद पूछ सकता है नॉटिकल माइल। तो एक नॉटिकल माइल होता है 1.852 किलोमीटर या 1852 मीटर। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, पूछने लायक है पेट लेवल या फिर UP SSC के छोटे एग्जाम में। इसके बाद बात करते हैं मेगावाट। तो मेगावाट बिजली के मापने की इकाई है जो विद्युत उत्पादन केंद्र, देखते नहीं है कितने मेगावाट का प्लांट लगा हुआ था, 1 मेगावाट इक्वल टू 10⁶ वाट। ये भी एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं क्यूसेक की। तो ये क्वेश्चन हो सकता है कि जल प्रवाह मापने की इकाई, तो क्यूसेक यानी कि क्यूबिक फीट पर सेकेंड। तो एक क्यूसेक में कितना लीटर प्रति सेकेंड होता है, तो 28.317 लीटर प्रति सेकेंड होता है एक क्यूसेक। एक क्यूसेक होता है 28.317 लीटर प्रति सेकेंड। और एक और क्वेश्चन जो मोस्ट एक्सपेक्टेड होता है किसी न किसी एग्जाम में, अगर कोई ढंग का आदमी एग्जामिनर होगा, तो वायुमंडल में ओजोन परत की मोटाई किस में नापी जाती है, क्वेश्चन है इम्पॉर्टेंट। तो वो है डॉप्सन। और एक डॉप्सन में कितना क्या होता है, तो देखो एक डॉप्सन में 2.69 इंटू 10⁻20 ओजोन अणु प्रति वर्ग मीटर। ठीक है। इसके बाद कई बार ये भी पूछा है कि बल की CGS मात्रक क्या है। तो बल का CGS मात्रक क्या है, CGS मात्रक है डाइन। SI मात्रक आपको न्यूटन पता होगा, और 1 न्यूटन बराबर 10 डाइन। ठीक है, आगे बढ़ो। अगला है चैप्टर गति एवं बल, मोशन एवं फोर्स। तो अदिश राशियां क्या होती हैं और सदिश राशियां, यानी कि स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी वे भौतिक राशियां जिसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, दिशा नहीं होती है। जैसे दूरी है, किसी भी दिशा में चले जाइए, दूरी नापने के लिए आपको ये नहीं पूछें किस दिशा में, बोलें कितनी दूरी तय करी, 10 किलोमीटर, इसका मतलब दिशा बताई नहीं। तो दूरी कैसा मात्रक है, अदिश राशि। यही क्वेश्चन बनते हैं, निम्न में से अदिश राशि है या निम्न में से सदिश राशि। दूरी है, आयतन है, द्रव्यमान, घनत्व, कार्य ऊर्जा, समय, ताप, शक्ति, आवेश, आवृत्ति, विभवांतर और चाल, ये सब क्या है, अदिश राशि। इसके बाद बात करते हैं सदिश राशियों की। तो सदिश राशि में डायरेक्शन भी होगी और मैग्नीट्यूड भी होगा। तो वो होंगी जैसे आवेग, ये कई बार पूछा है, आवेग, विस्थापन, त्वरण, वेग, बल, संवेग, वैद्युत क्षेत्र, चुंबकीय बल क्षेत्र। इंपॉर्टेंट क्या है, वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय बल क्षेत्र, इसके साथ साथ आवेग, ये सब क्या है, सदिश राशियां जिनमें डायरेक्शन भी बताने की जरूरत पड़ जाए। इसके बाद बात करते हैं न्यूटन के नियम की। तो बिना न्यूटन के नियम के तो फिजिक्स अधूरी है। तो आइए बात करते हैं, देखिए ये है आपका एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। अगर आपको कंप्लीट पढ़ना है या किसी और एग्जाम के लिए फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं तो हमने उसकी भी व्यवस्था कर दी है। आप अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पैट के एग्जाम के बाद उसके हम पूरा सीरीज लाएंगे चैप्टर वाइज, और चैप्टर वाइज सीरीज लाने के बाद हम न्यूमेरिकल भी उसके करवा देंगे, तो चिंता की कोई बात नहीं है। तो न्यूटन के नियम हम देख रहे थे। तो न्यूटन ने गैलीलियो की धारणाओं पर आधारित गति के 3 नियम दिए। और गति का पहला नियम क्या है, आपको बिल्कुल रटा होना चाहिए। गति का पहला नियम क्या है कि अगर कोई वस्तु रखी है या विराम अवस्था में है तो विराम में ही रहेगी, और अगर कोई वस्तु चल रही है तो चलती ही रहेगी। कब तक, जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगा दिया जाए। ठीक है,
यानी कि जैसे कि न्यूटन का गति का नियम कुछ नहीं है, आपकी तरह है। अगर आप सो रहे हैं तो सोते रहेंगे, जग रहे हैं तो जगते रहेंगे, मोबाइल चलाते रहेंगे, जब तक कि कोई आपकी आके कुटाई ना कर दे। और वो कुटाई कौन करता है? पेरेंट्स। तो वो क्या है? पेरेंट्स बाइबल। तो पहला इसमें न्यूटन का पहला नियम है खुद का नियम, ठीक है। उसमें कुटाई कर देंगे घर वाले तो वो होंगे बाइबल, नहीं तो हमारी जो मर्जी है वो हम करते रहेंगे। यही है न्यूटन का पहला नियम। और इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि गति के इस प्रथम नियम को और क्या नाम से जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है जड़त्व के नियम से या फिर गैलीलियो के नियम से। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्या कि गति के प्रथम नियम को और किस नाम से? या पूछ लेंगे गैलीलियो का नियम कौन सा नियम है? तो अगर गैलीलियो के नियम की बात करें तो जड़त्व का नियम ही कहलाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं न्यूटन की गति का सेकंड नियम। तो किसी वस्तु में संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले बल के समानुपाती होती है और संवेग परिवर्तन बल की दिशा में होता है। न्यूटन का द्वितीय नियम क्या है? किसी वस्तु में संवेग परिवर्तन की दर यानी कि डेल्टा पी समानुपाती होता है उस पे लगने वाले बल के समानुपाती होगा। और क्योंकि संवेग क्या है? सदिश राशि, तो बल की दिशा क्या होगी? संवेग परिवर्तन बल की दिशा में ही होगा। ये कौन सा नहीं? और इससे क्या ड्राइव होता है? इससे ड्राइव होता है F इक्वल टू एम ए। तो नियम ये है कि संवेग परिवर्तन की दर आरोपित बल के समानुपाती होती है और उससे फॉर्मूला ड्राइव होता है F इक्वल टू एम ए। यानी कि अभी तक हमारा पहला नियम हमने बताया था कि खुद का नियम था, पढ़े हैं तो पढ़े रहेंगे, जग रहे तो जगते रहेंगे, सो रहे सोते रहेंगे, जब तक हम हमारे ऊपर कोई बाइबल नहीं कार्य करेगा। बाइबल मतलब पेरेंट्स। इसके बाद न्यूटन का पहला नियम आता है। पहला नियम है दूसरा नियम आता है, तो वो है संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले बल के समानुपाती होती है। इसमें सीधे सीधे नियम है। दूसरा नियम आप याद रखो, माँ बाप का नियम। न्यूटन का दूसरा नियम है माँ बाप का नियम, यानी F हो गया फादर और MA हो गया माँ। तो दूसरा नियम माँ बाप का नियम, पहला नियम खुद का नियम, दूसरा नियम माँ बाप का नियम, ठीक है। अब बात करते हैं तीसरा नियम। तो तीसरा नियम को किस नाम से और जाना जाता है? क्रिया प्रतिक्रिया के नियम से। इसके अलावा अगर आपको ध्यान रखना है तो तीसरा नियम हो गया दोस्त का नियम, ठीक है। आप दोस्त को गाली देंगे, पलट के गाली देगा। आप दोस्त को कूटेंगे, वो आपको कूटेगा। आप दोस्त के ऊपर पानी फेंकेंगे, वो आपके ऊपर, मतलब जैसा आप करेंगे वैसे ही आपका दोस्त करेगा। तो न्यूटन के हो गए 3 नियम। पहला नियम हो गया खुद का नियम कि हम पढ़े हैं तो पढ़े रहेंगे, चल रहे हैं तो चलते रहेंगे। दूसरा नियम हो गया माँ बाप का नियम, यानी कि माँ बाप दोनों बराबर होते हैं, यानी कि F इक्वल टू एम ए, यानी कि फादर इक्वल टू माँ। बस ऐसे याद रखो। और तीसरा नियम हो गया दोस्त का नियम, यानी कि क्रिया की प्रतिक्रिया। जैसा दोस्त के साथ व्यवहार करेंगे वैसा ही दोस्त तुम्हारे साथ व्यवहार करेगा। ये हो गए न्यूटन के 3 नियम, ठीक है। और बल हमेशा एक दूसरे पे विपरीत दिशा में लगेगा। उदाहरण के तौर पर किसी नाव से कूदने पर नाव के पीछे की ओर खिसक जाना भी क्रिया प्रतिक्रिया है। और रॉकेट इंजन में इंपॉर्टेंट है, लिख लेना। रॉकेट इंजन में कौन सा नियम कार्य करता है? तो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। अब आगे बात करते हैं कार्य सामर्थ्य और ऊर्जा के बारे में। तो कार्य क्या है? कार्य क्या है? कार्य वह भौतिक क्रिया है जिसमें किसी वस्तु पर बल लगाकर उसे बल की दिशा में विस्थापित किया जाता है, ठीक है। और कार्य क्या होता है? बल गुणे विस्थापन। किस दिशा में? बल की ही दिशा में। कार्य बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। और ये पूछ लेता है कार्य कैसी राशि है? कार्य अदिश राशि है, ठीक है। स्केलर है, वेक्टर नहीं है। कार्य अदिश राशि है और SI मात्रक इसका हो गया जूल। इसके बाद बात करते हैं शक्ति या सामर्थ्य की। तो शक्ति या सामर्थ्य किसी मशीन के कार्य करने की क्षमता या कार्य करने की दर। देखिए क्षमता या दर आए तो अपॉन में समय हो जाएगा बस। तो सामर्थ्य क्या होगी? कार्य अपॉन समय P इक्वल टू W बाई टी। ये भी क्वेश्चन आ सकता है। और सामर्थ्य भी क्या है?
अदिश राशि, SI मात्रक क्या हो गया, कार्य का मात्रक जूल, अपॉन में टाइम है तो जूल पर सेकेंड, P इक्वल टू W/T। अब बात करते हैं गतिज ऊर्जा की। तो किसी वस्तु में उसकी गति के कारण जो ऊर्जा होती है उसको गतिज ऊर्जा कहते हैं। तो और गतिज ऊर्जा किसके बराबर होती है, K इक्वल टू हाफ mv²। हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, वही है गतिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा, किसी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण जो ऊर्जा होगी वो स्थितिज ऊर्जा कहलाएगी और P इक्वल टू mgh होती है। और किसी भी स्थान पर एक ही वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का कुल योग समान होगा, यानी कि कुल ऊर्जा संरक्षित रहेगी। यह भी आपको याद रखना है, यानी कि हाफ mv² प्लस mgh इक्वल टू कॉन्स्टेंट रहेगी। कभी गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी तो स्थितिज ऊर्जा कम हो जाएगी, स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाएगी तो गतिज ऊर्जा कम हो जाएगी। कुल मिला के दोनों का योग रहेगा शून्य, यदि ऊर्जा कहीं पे नष्ट ना हो, यानी कि जैसे ऊष्मा वगैरह में। ठीक है, तो स्थितिज ऊर्जा जैसे तनी हुई कमानी की ऊर्जा, एक बार कमानी माने तीर, तीर चलाने के लिए, तो एक बार खींच दी तो उसमें हो गया स्थितिज ऊर्जा, छोड़ दी तो वो किस में बदल गई, गतिज ऊर्जा में। बांध बना के रोके गए जल की ऊर्जा भी क्या कहलाएगी, स्थितिज ऊर्जा कहलाएगी। अब बात कर लेते हैं जिससे क्वेश्चन बनते हैं, ऊर्जा रूपांतरण करने वाले उपकरणों के बारे में। ऊर्जा रूपांतरण करने वाले उपकरणों के बारे में। इलेक्ट्रिक पंखा क्या करता है, विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा बनाता है। विद्युत बल्ब विद्युत ऊर्जा से ऊष्मा एवं प्रकाश ऊर्जा, याद रखना बल्ब है तो ऊष्मा भी बनाएगा और प्रकाश ऊर्जा तो मुख्य काम है ही। विद्युत सेल कई बार आया है तो रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में बदलता है। मोमबत्ती भी इंपॉर्टेंट है, रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश व ऊष्मी ऊर्जा में बदलती है। फोटो इलेक्ट्रिक सेल भी कई बार आया है तो ये प्रकाश ऊर्जा को किस में बदलता है, विद्युत ऊर्जा में बदलता है। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में बदलता है। और लाउड स्पीकर भी पूछा है तो विद्युत ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। और सितार यांत्रिक ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में बदलने का काम करता है। स्टीम इंजन ऊष्मीय ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा बनाता है। टरबाइन यांत्रिक ऊर्जा से वैद्युत ऊर्जा बनाता है। इसके बाद प्रकाश संश्लेषण सौर ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा बनाने में काम आता है। विद्युत जनरेटर यानी कि यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा बनाएगा। जनरेटर जिसको बोलते हैं वो यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा बनाएगा। प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, इंपॉर्टेंट है, सौर ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा बनती है। विद्युत मोटर में क्या है, विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा बनती है। और डीजल इंजन रासायनिक ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा बनती है। इस तरह से ऊर्जा का परिवर्तन एक रूप से दूसरे रूप में होता है। अब बात करते हैं गुरुत्वाकर्षण की। तो ग्रेविटेशन में क्या है, तो ग्रेविटेशन फोर्स वह फोर्स है जिससे पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है, वो क्या कहलाता है, ग्रेविटी। और इसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं, इंपॉर्टेंट स्मॉल जी से। और पृथ्वी पर जी का मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है, अब जी के मान में परिवर्तन सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाने वाला कि जी का मान मैक्सिमम कहाँ होता है, तो याद रखना पोल्स पर जी का मान मैक्सिमम होगा और भूमध्य रेखा पर मिनिमम होगा। इसमें से एक क्वेश्चन आता ही आता है। अब बात करते हैं लिफ्ट में पिंड का भार। तो लिफ्ट जब नीचे की ओर यात्रा करती है तो पिंड का भार घटता प्रतीत होता है, ऊपर की ओर यात्रा करेगी पिंड का भार बढ़ता हुआ प्रतीत होगा। ये सब ध्यान रख रहे, वैसे तो समझदार हैं जिनके फिजिक्स उनको दिक्कत नहीं है, सीधी अकल लगाओ। जब झूला झूलने जाते हो, वो गोल वाला आसमानी झूला जिसको बोलते हैं, जब झूला उतरता है तो हमें गुदगुदी होती है। वो क्यों, क्योंकि भार हमें अपना घटता हुआ प्रतीत होता है। तो याद रखना कि जब वो नीचे आता है तो भार घटता हुआ प्रतीत होता है और ऊपर जाते हैं तो भार बढ़ता हुआ प्रतीत होता है। पलायन वेग यानी कि एस्केप वेलोसिटी, ये वाला तो बहुत ही सिंपल है। तो पलायन वेग वह न्यूनतम वेग है जिससे किसी पिंड को पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर फेंकने पर पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र को वो पार कर जाए। जैसे अभी हम कोई बॉल को ऊपर फेंकेंगे तो वो वापस आ जाएगी, आपको फेंकेंगे तो आप वापस आ जाओगे, लेकिन इतनी वेलोसिटी से फेंकें कि एक बार वो पृथ्वी गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाए और उस पर इतना गुरुत्व बल ना लगे कि वापस आ पाए, वह कहीं निकल जाए, तो वो कहलाएगा पलायन वेग यानी कि एस्केप वेलोसिटी। इसके अलावा इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीधा सीधा पूछ लेता है वो ये है कि पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान क्या होता है। सीधा क्वेश्चन आए थे तो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है। ऑप्शन में आपको लिख देगा 11.2
मीटर पर सेकेंड और आपकी बैंड बच जाएगी। आवर्तकाल क्या होता है, यानी कि टाइम पीरियड। तो एक कंपन या एक दोलन पूरा होने में लगे समय को क्या कहते हैं, आवर्तकाल। आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है, तो किसी दोलन या कंपन करने वाले पिंड द्वारा एक सेकेंड में किए गए कंपनों की संख्या प्रति सेकेंड, कंपन प्रति सेकेंड ही क्या कहलाती है, आवृत्ति। इसके बाद उदाहरण की बात करते हैं पृष्ठ तनाव की। इसको करते हैं हम अगले वीडियो में कंप्लीट। ठोस में ध्वनि की चाल मैक्सिमम ने बताई थी और द्रव में उससे कम और गैस में सबसे कम। ये क्वेश्चन आ जाता है कि ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा किस में होगी, तो हमने बताया भी था कि माध्यम आवश्यक होगा, तो जो माध्यम जितना सघन उतनी चाल। और ये चाल देख लीजिए, नहीं पूछता है, हालांकि केवल आपको याद रखना है वायु में तो 346 मीटर पर सेकेंड, ऑक्सीजन 316, समुद्री जल, आसुत जल, एल्यूमिनियम, निकेल, इनमें सब कुछ मीटर पर सेकेंड में है। तो इन ऑप्शन में आपको एक ऑप्शन दे देगा पीतल 4700 और कांच 3980। ऑप्शन में एक ऑप्शन दे सकता है कि मैक्सिमम चाल किस में है, तो ये मैक्सिमम चाल आपको किस में दिख रही है, तो एल्यूमिनियम में दिख रही होगी। एल्यूमिनियम में दिख रही ना, तो ध्वनि की चाल इन ऑप्शंस में, बाकी अलग अलग सब पे डिपेंड करेगा, बस इतना ही पूछता है। और 336 या 346 मीटर पर सेकेंड निर्वात में कितनी होती है वो आपको बताना है, और वायु में तो 346 मीटर पर सेकेंड होती है। निर्वात में 332 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसके बाद आगे बात करते हैं ऊष्मा की। तो ऊष्मा के 4 प्रमुख पैमाने कौन कौन से हैं, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन और र्यूमर। पूछ लेता है र्यूमर का पैमाना है, तो र्यूमर किसका है, ऊष्मा का पैमाना है। अब बात करते हैं सेल्सियस और केल्विन में संबंध। तो 1 केल्विन होगा, सेल्सियस में 273 जोड़ दो तो वो हो जाता है आपका केल्विन। अब बात करते हैं गलनांक यानी कि मेल्टिंग पॉइंट की। तो ठोसों के गलने की क्रिया जिस ताप पर प्रारंभ हो जाए वह निश्चित ताप को ठोस का क्या कहेंगे, मेल्टिंग पॉइंट यानी कि गलनांक। और क्वथनांक क्या कहेंगे, द्रव या तरल पदार्थ जिस ताप पर उबलने लगे वो क्या कहलाएगा, क्वथनांक। पानी का क्वथनांक 100 डिग्री, इसलिए क्यों, पानी 100 डिग्री पे उबलने लगता है इसलिए। इसके बाद करते हैं संघनन यानी कि कंडेंसेशन। तो संघनन में क्या होता है कि वाष्प अवस्था से द्रव अवस्था में बदल जाना। यह क्रिया किस ताप पर होती है, निश्चित ताप पर, और वह निश्चित ताप क्या कहलाता है, संघनन बिंदु यानी कि कंडेंसेशन पॉइंट। अब बात करते हैं ऊर्ध्वपातन की। तो गर्म करने पर कुछ पदार्थ सीधे सीधे वाष्प में बदल जाते हैं और ठंडा करने पर वाष्प सीधे सीधे ठोस में बदल जाती है। गर्म करने पर नहीं तो कायदा क्या होना चाहिए, ठोस है फिर लिक्विड फिर गैस, लेकिन कुछ ठोस से डायरेक्ट गैस और ठंडा करो तो गैस से डायरेक्ट ठोस, वह कहलाते हैं प्रक्रिया ऊर्ध्वपातन। ये अमोनियम क्लोराइड, आयोडीन, कपूर, नेफ्थलीन आदि इस तरह के ऊर्ध्वपातक पदार्थ हैं। ये उदाहरण आपको याद रखने हैं। इसके बाद बात करते हैं प्रकाश की। तो प्रकाश क्या है, प्रकाश तरंग एवं ऊर्जा है जिसके कारण हम वस्तुओं को देख पाते हैं और विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में एक सीधी रेखा में गमन करता है। और प्रकाश विद्युत प्रभाव को स्पष्ट करने के लिए फोटोन सिद्धांत की व्याख्या किसने की, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वो है हमारे अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। प्रकाश की चाल निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, फिर आपको कंफ्यूज करेगा किलोमीटर पर सेकेंड में। और जबकि अन्य पारदर्शी और सघन माध्यम जल तथा कांच में इससे कम होगी। यानी प्रकाश की चाल मैक्सिमम किस में होगी, मैक्सिमम होगी निर्वात में। वैक्यूम में प्रकाश की चाल मैक्सिमम होगी, वो होगी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। प्रकाश की तरंगदैर्घ्य दृश्य प्रकाश के विभिन्न रंगों में बैगनी रंग की सबसे कम होगी, बैगनी रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होगी, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब जिसकी तरंगदैर्घ्य कम उसका प्रकीर्णन भी सबसे ज्यादा होगा, और बैगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, ये किसका नियम है, रेले का नियम। ये नहीं पूछा जाता है, सिर्फ इतना पूछा जाता है कि किस रंग का प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होगा। तो बैंगनी रंग की चूंकि तरंगदैर्घ्य यानी कि लैम्डा कम है, इसलिए उसका प्रकीर्णन क्या होगा, ज़्यादा होगा। और लाल रंग का लैम्डा ज़्यादा है, इसलिए उसका प्रकीर्णन कम होगा, इसीलिए तो लाल रंग ज़्यादा उपयोग करते हैं।
तो लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम और आकाश का नीला रंग का कारण। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। देखिए अगर एग्जैक्ट तौर पर देखें तो आकाश काला ही है, लेकिन नीला रंग होता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। अवतल दर्पण की बात करें तो अवतल दर्पण यानी कि कॉनकेव मिरर की बात करें तो गोली दर्पण यदि उत्तल भाग पर पॉलिश करके बनाया जाता है तो इसका अवतल भाग क्या बन जाता है, परावर्तक बन जाता है। ऐसे दर्पण क्या कहलाएंगे, अवतल दर्पण। गोली दर्पण है उत्तल भाग पर पॉलिश कर दिया और अवतल भाग यानी कि दसा हुआ भाग क्या बन गया, परावर्तक। तो ऐसा दर्पण क्या कहलाएगा, अवतल दर्पण। ये नहीं पूछता है, पूछता क्या है कि इसका अनुप्रयोग पूछता है। तो पूछता है डेंटिस्ट, है ना, नाक कान के गले के डॉक्टर किसका उपयोग करते हैं, तो वो उपयोग करते हैं अवतल दर्पण का। यही क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। और अब यहाँ पर देख लेते हैं कि अवतल दर्पण से बने प्रतिबिंबों की विभिन्न स्थितियाँ। तो अवतल दर्पण से एक चीज़ तो ध्यान रखो कि अगर और कुछ याद नहीं रखना है, अवतल दर्पण में हमेशा हमेशा जो याद रखना है, ऐसे तो ये सब आप सोचेंगे इतना याद करना है, जी नहीं, जी नहीं। क्या याद करना है, ये याद करना है। एक तो अवतल दर्पण या तो समान आकार का या बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। अब देखो एक जगह छोटा बन रहा है प्रतिबिंब और एक जगह बिंदु के समान बन रहा है। कौन जगह पर, ये याद रखना है कि यदि वस्तु अनंत पर बनेगी तो दर्पण की स्थिति क्या होगी, फोकस पर बनेगा प्रतिबिंब और उल्टा और वास्तविक बनेगा और बिंदु के समान और अत्यधिक छोटा बनेगा। इसके अलावा यदि वक्रता केंद्र और अनंत के बीच होगी तो उल्टा वास्तविक लेकिन वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनेगा। और कहाँ बनेगा, फोकस और वक्रता केंद्र के मध्य। इसके बाद ये इम्पोर्टेंट ये है ही है, इसी का हम अनुप्रयोग करते हैं कि यदि ध्रुव, दर्पण के ध्रुव और फोकस के मध्य वस्तु को रख दिया जाए तो वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे सीधा और आभासी बनेगा। जहां पर भी आपको लिखा होगा सीधा प्रतिबिंब, वहीं पे आभासी आपको साथ में लिखा हुआ मिलेगा। जहां पे उल्टा लिखा होगा तो वहां पे वास्तविक मिलेगा। ऑप्शन यहीं से काट दोगे, यानी कि सीधा आभासी एक साथ आते हैं, उल्टा वास्तविक एक साथ आते हैं। और ध्रुव और फोकस के बीच हम वस्तु को रखते हैं, दर्पण के पीछे सीधा और आभासी प्रतिबिंब बनता है और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है। इसी का हम अनुप्रयोग करते हैं, इसलिए इसको याद रख लेना बस कि सीधा और आभासी प्रतिबिंब। उत्तल दर्पण में क्या होगा कि यदि गोलीय दर्पण में अवतल भाग पे पॉलिश कर दी जाए तो उत्तल भाग प्रकाश का परावर्तन करने लगता है। ऐसे दर्पण को क्या कहेंगे, उत्तल दर्पण कहेंगे। ऐसे दर्पण को क्या कहेंगे हम, उत्तल दर्पण कहेंगे। उत्तल दर्पण का दृश्य क्षेत्र क्या होगा, अधिक होगा। क्योंकि देखिए कोई चीज़ है, आप ऐसे गोल चीज़ रखो, मान लीजिए आप रेलिंग होती है ना, घरों में रेलिंग बनी होती है, तो घरों में अगर रेलिंग बनी है चमकदार स्टील की पॉलिशदार, तो उसमें पूरा घर का व्यू दिखता है अगर चमकदार है। तो इसी तरह ये आपका उत्तल दर्पण है तो इसका व्यू पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है। इसका उपयोग साइड मिरर के रूप में किया जाता है। ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है। अब बात करते हैं प्रतिबिंब की स्थिति की। तो स्थिति ये है कि अगर अनंत पर है तो फोकस और पर दर्पण के पीछे आभासी और सीधा बनेगा, अत्यधिक छोटा बिंदु के समान। और अनंत तथा ध्रुव के बीच में वस्तु रखी है तो प्रतिबिंब बनेगा फोकस और ध्रुव के बीच आभासी तथा सीधा दर्पण के पीछे, लेकिन हमेशा छोटा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब छोटा होगा। अब छोटी चीज़ें ज़्यादा समाहित होंगी तो व्यू पॉइंट इसका बहुत ज़्यादा होगा। तो साइड मिरर में किसका उपयोग होता है, ये पूछ लेते हैं। तो साइड मिरर में उपयोग होते हैं उत्तल दर्पण। जबकि दाढ़ी बनाने वाले डॉक्टर, दंत चिकित्सक, वो क्या उपयोग करते हैं, वो उपयोग करते हैं अवतल दर्पण का। अब बात करते हैं इंद्रधनुष की। तो सूर्य के प्रकाश के वायुमंडल में उपस्थित जल की बूंदों के द्वारा विभिन्न रंगों में विभक्त हो जाना, यानी कि वर्ण विक्षेपण हो जाता है अलग अलग रंगों में। कितने रंगों में, 7 रंगों में। तो वो क्या कहलाता है, इंद्रधनुष। और ये इन सब का कारण है वर्षा की बूंदें। और प्राथमिक रंग क्या होंगे, ऐसे 3 रंग जिन्हें मिलाने पर सफेद रंग का प्रकाश उत्पन्न किया जाए, वो प्राथमिक रंग होते हैं। इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि लाल हरा पीला, लाल हरा नीला, सॉरी लाल हरा नीला, लाल हरा नीला, रेड ग्रीन ब्लू, रेड
ग्रीन, ब्लू, यानी कि राम गोपाल वर्मा, याद रखना राम गोपाल वर्मा प्राथमिक रंग हैं और बाकी जैसे येलो है वो क्या है, द्वितीयक रंग है। 3 रंग है, लाल, हरा, नीला, यानी कि RGB, यानी कि राम गोपाल वर्मा, ये याद रखोगे। इसके बाद हम दृष्टि दोष की बात कर लेते हैं, इन पे भी क्वेश्चन बनने की संभावनाएं होती हैं। तो दृष्टि दोष में निकट दृष्टि दोष मतलब पास की वस्तुएं साफ देखें, जो दृष्टि दोष वहीं की वस्तुएं साफ और दूर की साफ नहीं, और निकट दृष्टि दोष होगा तो आपको लगाना पड़ेगा अवतल लेंस, दर्पण नहीं है ये। दर्पण में थोड़ी देख लोगे, चश्मे में दर्पण लगा दिया, एक तरफ पॉलिश कर दिया। लेंस चाहिए निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस, और दूर दृष्टि दोष के लिए माने निकट, दूर दृष्टि दोष दूर की वस्तुएं साफ दिखाई देंगी और स्पष्ट, दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देंगी, पास की वस्तुएं साफ नहीं दिखाई देंगी। तब क्या आप यूज करेंगे, उत्तल लेंस के बारे, उत्तल लेंस उपयोग करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अबिंदुकता की। अबिंदुकता से भी क्वेश्चन आया है। अबिंदुकता का मतलब है एस्टिग्मेटिज्म। तो यह रोग कार्निया के पूरी तरह से गोल ना होने के कारण होती है। क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाएं एक साथ स्पष्ट नहीं दिखाई देती। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि पूछा जाता है कौन से लेंस अबिंदुकता को दूर करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। तो आंसर है सिलेंड्रिकल लेंस की सहायता से अबिंदुकता को दूर किया जाता है। अब बात करते हैं रेडियो एक्टिव समस्थानिकों की। तो रेडियो एक्टिव समस्थानिक बनाने के लिए पदार्थों को नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉनों द्वारा क्रेडित किया जाएगा, तब बनते हैं रेडियो एक्टिव समस्थानिक। ये सब नहीं पूछेंगे, अब पूछते हैं अनुप्रयोग। तो अनुप्रयोग बहुत ज़्यादा पूछते हैं, सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कोबाल्ट 60। सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है वो है कोबाल्ट 60। तो कोबाल्ट 60 क्या है, रेडियो एक्टिव समस्थानिक है जो उच्च ऊर्जा की गामा किरणें उत्पन्न करेगा और कैंसर के इलाज में, तो बस यही क्वेश्चन है, कैंसर के इलाज में उपयोग किया जाता है। कैंसर के इलाज में तो वो है कोबाल्ट 60। इम्पोर्टेंट से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे नहीं, इसलिए नहीं करे सिर्फ पैट के लिए, किसी भी एग्जाम के लिए ये पूछ सकता है, यहाँ तक कि बड़े से बड़े एग्जाम के लिए कि कैंसर के इलाज में किसका उपयोग, ऑप्शन देगा कोबाल्ट 60। तो कोबाल्ट 60 है कैंसर के इलाज के लिए उपयोगी। इसके बाद बात करते हैं आयोडीन 131। यह भी इम्पोर्टेंट है। आयोडीन 131 ये भी रेडियो एक्टिव समस्थानिक है जिसका प्रयोग थायराइड ग्रंथि के कैंसर के उपचार के लिए, तो कैंसर के उपचार के लिए एक हमने पता है कोबाल्ट 60, और थायराइड ग्रंथि का कैंसर है तो आयोडीन 131 का उपयोग किया जाएगा। नाप, अब बात करें आगे नाप की विखंडन की। तो भारी नाभिक या 2 से अधिक खंडों में विभक्त होकर ऊर्जा उत्पन्न करेंगे तो वो क्या कहलाएगा, नाभिकीय विखंडन। और परमाणु बम किस पर आधारित है, परमाणु बम का सिद्धांत तो नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। ये पूछ लेता है किस सिद्धांत पर, तो सिद्धांत है नाभिकीय विखंडन का सिद्धांत। इसके बाद बात करें नाभिकीय संलयन की। तो जब 2 या 2 से अधिक हल्के नाभिक संयुक्त होकर एक भारी नाभिक बनाएं और ऊर्जा बनाएं तो वो ऊर्जा उत्पन्न करें, वह क्रिया क्या कहलाएगी, नाभिकीय संलयन कहलाएगी। और ये इस पर नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर कौन सा बम कार्य करता है, तो हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन। और सूर्य पर उत्पन्न ऊर्जा और प्रकाश ये भी संलयन के सिद्धांत पर काम करते हैं। परमाणु बम किस पे, नाभिकीय विखंडन के। सूर्य का ऊर्जा व प्रकाश और हाइड्रोजन बम ये काम करते हैं नाभिकीय संलयन के सिद्धांत के आधार पर। और ठीक है, हाइड्रोजन बम परमाणु बम से भी ज़्यादा शक्तिशाली होता है। अब बात करें विश्व के विभिन्न देशों में के कुछ भौतिकविदों के प्रमुख योगदानों के बारे में। तो इलेक्ट्रॉन आवेश की माप की थी R.M. मिलिकॉन ने। रदरफोर्ड के बारे में तो आपको पता ही है, परमाणु का नाभिकीय निदर्श किया। और हाइड्रोजन परमाणु का क्वांटम सिद्धांत दिया नील्स बोर ने। और अणुओं द्वारा प्रकाश का अप्रत्याशित प्रकीर्णन चंद्रशेखर वेंकट रमन ने। और इम्पोर्टेंट क्या है, द्रव की तरंग प्रकृति ये थी डी ब्रॉगली का सिद्धांत कहा जाता है। ऊष्मी आयनन मेघनाथ साहा, सत्येंद्र नाथ बोस, इन्होंने क्वांटम फिजिक्स की सिद्धांत दिया। पाउली का अपवर्जन नियम कई बार पढ़ते हैं। फर्मी ने दिया नियंत्रित नाभिकीय विखंडन। होमी, जहांगीर, भाभा, इनके बारे में पता होना चाहिए। कॉस्मिक विकिरण का सोपानी प्रक्रम। एस चंद्रशेखर तो चंद्रशेखर लिमिट, तारों की संरचना विकास। जॉन बार्डीन ट्रांजिस्टर अतिचालकता सिद्धांत दिया। गैलीलियो ने दिया जड़त्व का सिद्धांत।
हाइगेंस ने दिया इंपॉर्टेंट हाइगेंस प्रकाश का तरंग सिद्धांत। न्यूटन गुरुत्वाकर्षण के नियम देते हैं, गति के नियम देते हैं, परावर्ती दूरदर्शक भी इन्होंने दिया। माइकल फैराडे विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत। जेम्स क्लार्क मैक्सवेल विद्युत चुंबकीय विकिरण सिद्धांत। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, ये कहा मैक्सवेल ने। हेनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज ने विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में बताया। और जगदीश चंद्र बसु ने अति लघु रेडियो तरंगें, बेतार संदेश और क्रेस्कोग्राफ जगदीश चंद्र बसु के योगदानों में इंपॉर्टेंट है। इसके बाद मैरी स्क्लोडोस्का क्यूरी ने रेडियम और पोलोनियम की खोज की, पूछ लेता है। प्राकृतिक रेडियो एक्टिविटी का अध्ययन किया। अल्बर्ट आइंस्टीन ने प्रकाश वैद्युत नियम दिए, सापेक्षता का सिद्धांत दिया। इसके बाद फ्रांसिस हेंस ने कॉस्मिक किरणों के बारे में बताया गया। ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन अब फिर से इंपॉर्टेंट है, जिस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं वो है विज्ञान की प्रमुख शाखाओं के बारे में। तो एकॉस्टिक संबंधित है ध्वनि से संबंधित अध्ययन, नहीं एकॉस्टिक वर्जन, गाने को आप बोलते हैं एकॉस्टिक वर्जन। एकॉस्टिक का मतलब है ध्वनि से संबंधित अध्ययन। एंथ्रोपोलॉजी मानव विकास का अध्ययन। एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी में अंतर है। एस्ट्रोनॉमी है खगोलीय पिंडों का अध्ययन, और एस्ट्रोलॉजी आपको पता है ग्रहों से, नक्षत्रों से किसी के जीवन के बारे में बताना, वो होता है एस्ट्रोलॉजी। जबकि एस्ट्रोनॉमी होता है खगोलीय पिंडों का अध्ययन। हिप्नोलॉजी नींद का वैज्ञानिक अध्ययन, जैसे कहते हैं हिप्नोटाइज कर देना, यानी कि किसी को नींद जैसी स्थिति में ला देना, तो वो होती है नींद का वैज्ञानिक अध्ययन। एस्ट्रोफिजिक्स होता है प्रकाशीय पिंडों के भौतिक और रासायनिक गुणों का अध्ययन। एग्रोस्टोलॉजी होता है एग्रीकल्चर जानते हैं, तो घासों का अध्ययन होगा। ऑर्थोलॉजी हड्डियों के जोड़ और जोड़ों का अध्ययन के बारे में कहा जाएगा। इसके बाद बायोमेट्री, तो बायोमेट्री गतिविधियों का जीव विज्ञान में अनुप्रयोग। कार्डियोलॉजी हृदय से संबंधित है, आपको पता है। सिरामिक्स इंपॉर्टेंट मिट्टी के बर्तन बनाने की कला और इससे संबंधित विज्ञान है। कॉस्मोलॉजी कॉस्मिक किरणें कहते हैं, तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति और विकास का अध्ययन। क्रोमेटोलॉजी तो विभिन्न रंगों का अध्ययन कहलाएगा। क्रायोजेनिक्स आजकल बहुत हॉट टॉपिक है, तो अति निम्न ताप के विभिन्न अनुप्रयोगों का अध्ययन। अति निम्न ताप के विभिन्न अनुप्रयोगों का अध्ययन कहलाता है क्रायोजेनिक्स। इसके बाद इंपॉर्टेंट है साइटोलॉजी, जो जैव कोशिकाओं की संरचना और कार्यप्रणाली का अध्ययन होता है। क्रिप्टोग्राफी संचार सुरक्षा से संबंधित क्षेत्र का अध्ययन। डेमोग्राफी जानते होंगे, तो मनुष्य की जननांग की स्थिति का अध्ययन। एम्ब्रियोलॉजी भ्रूण विकास का अध्ययन। इकोलॉजी तो बहुत इंपॉर्टेंट, पौधों और जंतुओं के वातावरण में 7 अंतर संबंधों का अध्ययन। यूजेनिक्स मतलब वांछित अनुवांशिक गुणों की आवृत्ति हेतु नियंत्रित जनन के द्वारा जनसंख्या में सुधार, इंपॉर्टेंट है यूजेनिक्स। एंटोमोलॉजी यानी कि कीटों की विभिन्न प्रजातियों का वैज्ञानिक अध्ययन। इसके बाद जेनेटिक्स कई बार पूछा है, तो वंशानुगत गुणों का अध्ययन। जीनियोलॉजी वंशावली या वंश परंपरा का अध्ययन। हेमेटोलॉजी हीमोग्लोबिन होता है ना, हीमोग्लोबिन। हेमेटोलॉजी तो रक्त एवं संबंध रोगों का अध्ययन। हिपेटालॉजी यकृत पित्ताशय व अग्नाशय और उनके विकारों का अध्ययन। हिस्टोलॉजी इंपॉर्टेंट ऊतकों की रचना का अध्ययन। हर्पेटोलॉजी ये भी इंपॉर्टेंट है, यह है सरीसृप यानी कि रेप्टाइल्स का अध्ययन, सरीसृप एवं उभयचरों का अध्ययन। इसके बाद हाइड्रोफोनिक्स आजकल बहुत चर्चा में। हाइड्रोफोनिक्स तो बिना मिट्टी के जल में पौधे उगाने की कला, मोस्ट इंपॉर्टेंट। हाइड्रोपोथी जल के प्रयोग से रोगों के उपचार का अध्ययन। इसके बाद बात करते हैं हाइड्रोथेरेपी की। तो हाइड्रोथेरेपी में क्या होगा? हाइड्रोथेरेपी में होगा जल से रोगों के उपचार की टेक्निक होगी। और होलोग्राफी क्या होती है ये भी हम देख लेंगे। हाइड्रोथेरेपी जल से रोगों के उपचार की तकनीक। होलोग्राफी लेजर के माध्यम से 3D फोटोग्राफी की कला इंपॉर्टेंट है। और लेपिडाप्टेरोलॉजी तितलियों एवं कीट पतंगों का अध्ययन। और मीटियोरोलॉजी वायुमंडलीय प्रक्रियाओं एवं मौसम का अध्ययन। मार्फोलॉजी प्राणियों एवं पौधों की आकृति व बनावट का अध्ययन। माइकोलॉजी इंपॉर्टेंट है कवकों का अध्ययन। और न्यूमिस्मेटिक्स सिक्कों का अध्ययन। न्यूमेरोलॉजी यानी कि अंक ज्योतिष विज्ञान का अध्ययन। न्यूमेरोलॉजी अंक ज्योतिष विज्ञान का अध्ययन। इसके बाद आगे बात करते हैं नीमेटोलॉजी यानी कि गोलकृमि का अध्ययन। नेफ्रोलॉजी कई बार पूछे, तो गुर्दा या वृक्क की
अध्ययन, और इसमें सबसे छोटी क्रियात्मक इकाई क्या होती है? नेफ्रॉन, इसीलिए इसको कहा जाता है नेफ्रोलॉजी। न्यूरोलॉजी तो न्यूरॉन यानी कि मस्तिष्क, स्नायु तंत्र, इसके रोगों का अध्ययन। ओडोंटोलॉजी यानी कि दांतों की संरचना, रोगों का अध्ययन। पैथोलॉजी रोगों के कारण एवं प्रभावों का अध्ययन। साइकियाट्री, साइकियाट्री कई बार नाम सुना होगा, तो मानसिक रोगों उनके निदान का अध्ययन। पीडिया, जहाँ पर पीडी, पीडियो, पीडा आए तो पीडिया मतलब बच्चों, तो बच्चों तथा उनसे संबंधित बीमारियों का अध्ययन। न्यूमेटिक्स, वायु तथा गैसों का अध्ययन। फार्माकोलॉजी, औषधियों और उनके प्रयोग एवं प्रभाव का अध्ययन। और फ्रेनोलॉजी, फ्रेनोलॉजी ये किसका है? खोपड़ी का अध्ययन। जैसे अभी हम यूपी ट्रिपल एससी की खोपड़ी का अध्ययन कर रहे हैं कि ये क्या पूछ सकता है, फिर उसके बाद 1500 एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जी के जीएस के देने वाले हैं। तो फ्रेनोलॉजी है खोपड़ी का अध्ययन। पोमोलॉजी इंपॉर्टेंट, फल और उनके उत्पादन का अध्ययन। पेडोलॉजी, पेडोलॉजी ये है मिट्टी का अध्ययन, ये भी इंपॉर्टेंट। फिलोलॉजी भाषा विज्ञान का अध्ययन। पेट्रोलॉजी चट्टानों की उत्पत्ति का अध्ययन। पोसोलॉजी औषधि की मात्रा के प्रयोग का अध्ययन। फोनेटिक्स स्वर की ध्वनियों उच्चारण का अध्ययन। प्लाज्मोलॉजी जीव जंतुओं की सूक्ष्मतम संरचना जैसे कोशिका आदि का सूक्ष्मदर्शी से अध्ययन। सेरोलॉजी इंपॉर्टेंट है, सेरोलॉजी इंपॉर्टेंट है। सेरोलॉजी का मतलब है ब्लड सीरम और अन्य शारीरिक द्रव्यों का वैज्ञानिक अध्ययन, ये क्या कहलाती है? सेरोलॉजी। सौरोलॉजी अलग है, सेरोलॉजी अलग है। छिपकलियों का अध्ययन तो सौरो, और ब्लड सीरम और अन्य शारीरिक द्रव्यों का अध्ययन तो सैरो। टैक्सोनॉमी जीवों के वर्गीकरण का अध्ययन इंपॉर्टेंट। गाइनेकोलॉजी भी इंपॉर्टेंट, स्त्री रोगों का अध्ययन। और जियोलॉजी तो पता ही है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना एवं अवस्थाओं का अध्ययन। इस तरह से यहाँ पर घटना चक्र की फिजिक्स कंप्लीट होती है, लेकिन अभी बाकी है बहुत कुछ। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसमें हम पैट के लिए दे देंगे, बाकी फिजिक्स हम तमीज से कराएंगे। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए।